हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली हम नया सीखेंगे। चलिए अपने आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज के अपने सेशन की अब शुरुआत भी कर लेते हैं लगे हाथों तो। जैसे कि आपको पता है रात के 9:15 बज चुके हैं और अपना सेशन अब स्टार्ट हो रहा है। हर किसी को बता दीजिए कि सर अब लाइव आ चुके हैं तो सेशन को जल्दी से जल्दी जॉइन कर लें सभी। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुड इवनिंग। जिसको भी गुड इवनिंग कहनी है उसके लिए गुड इवनिंग। जिसको हाय, हेलो और नमस्ते बोलना है उसके लिए हाय, हेलो और नमस्ते। जो जैसा उसके लिए वैसा ही। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम हर किसी को ही पता है रात के 9:15 बजे हमारा किस चीज़ का डिस्कशन होता है, द हिंदू एडिटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम 21 अगस्त 2020 का जो हिंदू एडिटोरियल आया है उसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम है, टाइम टू लर्न, समय आ गया है, अब तो कुछ सीख लो। ये मत देखो सामने वाला कोई सीख रहा है या नहीं। आप सीखोगे आपके काम आएगा और डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ अवश्य इम्प्रूव करेगा। जो हमारा स्लोगन है, वी लर्न वी ग्रो। हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। कोई बढ़े ना बढ़े हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि बिना पढ़े हम आगे बढ़ने ही नहीं वाले। तो इसलिए हमें सीखना भी बहुत जरूरी है और पढ़ना भी, और पढ़ने के लिए मैं है ही हम यहाँ पे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो सभी जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हम किस प्रकार से और खुद में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमें सजेशन फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं जीमेल के ऊपर। हम आपसे सीखने के लिए आतुर हैं। आप हमें सिखाते रहिए और हम आपसे सीखते रहेंगे, और जो हम आपको सिखाते हैं वो आप हमसे सीखते रहिए। इसी तरह एक दूसरे का साथ, सबका साथ, सबका विकास। तो चलिए मोटिवेशनल कोट को, वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है। He is successful whose the job gives the constantly joy। यानी आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें आपको आनंद आ रहा है तभी आप सफल हो, वरना वो सफलता कोई सफल काम की नहीं है जिसमें आप कर तो रहे हो लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और मजबूरी में आप वो काम किए जा रहे हो। समझ रहे हो? तो इसलिए पढ़ाई भी आनंद लेके किया करो। वो कैब को स्टार्ट कर लेते हैं हम सेशन के साथ। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जो भी नहीं जुड़ा है तो सबको बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज की पहली वोकैब है एलिमिनेट, मतलब होता है हटाना। कंप्लीटली रिमूव और गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज को हटा देना पूरी तरीके से, टड़क। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम। एम्बिट मतलब सीमा, कितना स्कोप है, कितना दायरा है, कितनी लिमिट है, द एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग। मल्टीप्लिसिटी यानी बहुलता, ए लार्ज नंबर और वैरायटी यानी बहुत सारे। अपोज मतलब विरोधी, डिसएग्री विद, एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, स्पेशली बाय आर्गुमेंट। जो आपको कोई काम करने से रोकता हो और जो आपकी बातों से असहमत हो, सहमत नहीं असहमत होना। एम्फेसिस मतलब जोर देकर कहना या किसी बात के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर अपना ध्यान ज्यादा देना। स्पेशल इंपॉर्टेंस, वैल्यू और प्रोमिनेंस गिवन टू समथिंग। लॉर्डेबल यानी प्रशंसनीय, बहुत अच्छा काम किया, तारीफ के काबिल हो आप, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो तारीफ करने को क्या कहते हैं, लॉर्डेबल। ऑफन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन। प्रीडोमिनेंट यानी प्रबल, प्रेजेंट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट। यानी आने वाले चुनाव में ये हमारे क्षेत्र के प्रबल उम्मीदवार हैं, कहा जाता है ना। तो प्रीडोमिनेंट उम्मीदवार होते हैं वो कैंडिडेट। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एफिशिएंट, आप कितने कुशल पूर्वक कार्य को करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, कितने ईमानदार हो आप। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, और आप कितने अच्छे तरीके से जो आपके नैतिक कर्तव्य है और नैतिक दायित्व है और नैतिक जिम्मेदारी है आप उसको फॉलो करते हो और निभाते हो। ये था हमारे आज का वोकैब। तो चलिए आज के आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। तो टाइटल है लेस टैक्सिंग,
यानी कम किया जा रहा है टैक्सिंग को, यानी जो जटिलताएं हैं उसको। A standard recruitment agency, a standard recruitment test in an advance, but more jobs are needed. कहा जा रहा है कि ये जो अभी आपने सुना होगा ना, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है जो गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसको जो कंडक्ट करवाएगी। लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात है बनाई गई है, लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, उसकी तो जरूरत है ही है, साथ ही साथ उससे ज्यादा जरूरत किसकी है, मोर जॉब्स आर नीडेड, यानी कम से कम नौकरियां तो दो आप पहले, तभी तो वो एजेंसी बेचारी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और जब भी तो कोई कैंडिडेट को नौकरियां मिलेगी। तो वो यहाँ पे बताया गया इस आर्टिकल के माध्यम से। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल से कि क्या है इसके अंदर, हम सीखते हैं क्या। The Union Cabinet decision to create a national recruitment agency to conduct a screening examination for non-gazetted jobs, eliminating the need for candidate to take separate examination of the Railway Recruitment Board। कहा जा रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है उसका डिसीजन आया है क्या, वो एक बनाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कंडक्ट करवाएगी एग्जामिनेशन को कौन सी जॉब्स के लिए, जो नॉन गैजेटेड जॉब्स हैं, और एलिमिनेट यानी अब हटा दी गई है क्या जो जरूरतें थी कैंडिडेट की, टू टेक सेपरेट एग्जामिनेशंस ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एंड जितने भी अलग अलग जो एग्जामिनेशंस होते थे किसके, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आईबीपीएस यानी बैंकिंग वाले हो, तो अब ये सब अलग अलग ना होके एक हुआ करेंगे। इज अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर, और ये जो सुधार है हम इसका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए तो सही आप। For some years now, the railway have been using contractual laborers in project and services। यानी अब हाल ही के कुछ सालों में जो रेलवे है वो लगातार यूज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, यानी जो भी है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को यूज किया जा रहा है, यानी ठेकेदारी तौर पे एक ठेकेदार को अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके अंडर में कुछ लेबर्स काम करती है। तो इस प्रकार से चल रहा है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, यानी वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, भर्तियां नहीं हो रही है परमानेंट नेचर वाली, किसमें, प्रोजेक्ट्स में, और काफी सारी सर्विसेज भी उन्हीं के द्वारा ली जा रही है। बट लेकिन द गवर्नमेंट सिस्टम रिमेन्स ए मेजर रिक्रूटर, लेकिन जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो अभी तक एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है, यानी भर्ती करने वाले प्रक्रिया का साधन है। इन मार्च दिस ईयर, और इस साल यानी मार्च 2020 में, Railway Minister Piyush Goyal told Parliament that 4 employment notifications for Group C employees in ministry were issued in 2019 for 1.43 lakh posts। उन्होंने बताया, किसने बताया, क्या बताया, फिर से जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल उन्होंने कहा पार्लियामेंट में डेट 4 एम्प्लॉयमेंट के नोटिफिकेशन यानी 4 रोजगार के जो नोटिफिकेशन निकाले गए थे, किसके लिए, ग्रुप सी एम्प्लॉयज की पोस्ट के लिए मिनिस्ट्री में, रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा। कब इशू किए गए थे, 2019 में, यानी एक साल पहले। कितनी पोस्ट थी, आप कह सकते हो अप्रोक्स 1.5 लाख पोस्ट थी, यानी 1.43 लाख पोस्ट। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ए सिमिलर नंबर सिलेक्टेड द प्रीवियस ईयर, और इतने ही बच्चे पिछले साल सिलेक्टेड भी हुए। ओवरऑल द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द proposed NRA would cover about 1.25 lakh jobs a year। कहा जा रहा है कि जो पूरी मिला के जो जॉब्स आएगी इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में पूरे एक साल के अंदर लगभग 1.25 लाख यानी 1,25,000 नौकरियां का ये एग्जाम्स देगा, यानी इतने पोस्ट को ये फिल करेगा। विच टिपिकली अट्रैक्ट, और जो अट्रैक्ट करेगा कितने लोगों को, अबाउट 2.5 करोड़ एस्पिरेंट, यानी 1,25,000 तो नौकरियां हैं और 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे और फिर पेपर देंगे और उसमें से कुछ सिलेक्ट होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर सो ऑन जो प्रक्रिया चलती है वो होगी, और उसके बाद में 2.5 करोड़ में से केवल और केवल 1,25,000 छात्रों को केवल नौकरियां दी जाएगी। अब आप समझ सकते हो हमारे देश में जो बेरोजगारी का स्तर है और जो नौकरियों का पार्टीशन है बच्चे और नौकरियों के बीच में कितना ज्यादा हाई है। द गेन्स फ्रॉम ए सिंगल एग्जामिनेशन, और जो कहा जा रहा है कि जो फायदा होने वाला है सिंगल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया और आईबीपीएस यानी बैंकिंग का एग्जाम हो गया, when offered at the district level in the regional language as opposed to multiplicity of tests in far fewer location are self evident। कि जो सबसे बड़ा फायदा इस सिंगल एग्जामिनेशन से होने वाला, एक तो ये कि ये सबसे
पास में होगा यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी आपके जिले स्तर पे इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और आपकी जो रीजनल यानी जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके अंदर ये कंडक्ट होगा। तो ये तो फायदे बताए गए हैं। जो पहले क्या होते थे, बहुत सारे बच्चों को टेस्ट देने पड़ते थे, एसएससी के अलग, रेलवे का अलग और आईबीपीएस का अलग, और एग्जाम कहाँ लगते थे और दूर दूर लगते थे एग्जाम। तो उससे बताया जा रहा है एक तो पास हो गया और एक अपना एक सिंगल एग्जाम देना और एक अपनी लोकल जो लैंग्वेज है उसी में अंदर ये एग्जाम होगा। तो ये फायदे भी हैं इसके। Candidate would no longer have to travel to urban centers, considerable expenses and hardship to take an employment test। और जो विद्यार्थी लोग हैं अब उनको नहीं जाना पड़ेगा दूर शहरों में जहाँ पे सेंटर्स पड़ते थे, जहाँ का खर्चा भी बहुत होता था आने जाने का, फिर वहाँ रहने का, खाने का, पीने का और बहुत सारी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता था, जो एक नौकरी लेने के लिए जो टेस्ट देना पड़ता है उसके लिए। अपॉर्चुनिटी और जो अवसर्स हैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू एज लिमिट एंड ए 3 ईयर वैलिडिटी फॉर स्कोर्स आर पॉजिटिव फीचर्स। यानी अब जो अवसर्स है जो इम्प्रूव किए जा सकती है जो परफॉर्मेंस, यानी अब साल में 2 बार ये होंगे एग्जाम, और सब्जेक्ट टू एज की जो आपके लिमिट्स होंगी इसमें प्रेस्क्राइब कर दी जाएंगी। जो अभी तक है इनमें वही रहेगी या अलग होने वाली है। ए 3 ईयर वैलिडिटी फॉर स्कोर्स आर पॉजिटिव फीचर्स। और जो एक बार आप एग्जाम दोगे यानी जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इसका कंडक्ट किया जाएगा उसके जो स्कोर्स की वैलिडिटी होगी 3 साल तक, यानी आने वाले 3 साल में जितने भी नौकरियां निकलेगी और अगर आपका जो क्राइटेरिया होगा आप उसमें फिट बैठोगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो सीधा। Yet, लेकिन the long-term relevance of the such reform will depend on the commitment of government to raise the level of public employment and expand services to the public, both of which are law in India। कहा जा रहा है कि इसका अगर हम दीर्घकालीन यानी जो लंबे समय के लिए अगर हम इसकी बात करें तभी ये फायदेमंद होने वाला है ये सुधार। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जब गवर्नमेंट चाहेगी तो, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी वैकेंसी हैं वो पूरी फिल करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। आज की डेट में भी काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंसी यानी रोजगार की जरूरत तो है लेकिन वहां पे वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, वैकेंसी निकाली जाती है एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते। तो यानी ये जो चीजें हैं इसको सुधारना पड़ेगा और वैकेंसी निकालनी पड़ेगी जिससे बच्चे एग्जाम देंगे तो फिर पास भी हो और उनका सिलेक्शन भी हो। और एक्सपेंड यानी बढ़ानी पड़ेगी पब्लिक सर्विसेज को भी बहुत, क्योंकि ये दोनों ही अभी क्या है भारत में काफी कम है। While announcing the proposal for the recruitment agency in her budget speech earlier this year, जब यह प्रपोजल यानी ये जो प्रस्ताव अनाउंस किया जा रहा था रिक्रूटमेंट एजेंसी का इस बजट में, क्योंकि इसी साल इस बजट में ही बताया गया था किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने कहा था सेट द एनआरए वुड बी एन इंडिपेंडेंट, यानी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो एकदम स्वतंत्र होगी, किसका, उसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी वो अपने फैसले खुद ले पाएगी, यानी राजनीति से वो प्रेरित नहीं होगी। प्रोफेशनल्स बंदे होंगे इसमें जिसको डील करने वाले हैं, उसकी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, यह है केवल और केवल लोगों को सरकारी नौकरियों के भर्ती के जो एग्जाम्स होंगे केवल वही लेगी। There would also be an emphasis on creating advanced online testing infrastructure in 117 aspirational district, यानी और सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा बनाने में क्या, एडवांस ऑनलाइन टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर 117 डिस्ट्रिक्ट्स में, many of which are in states with low social development indices, और बहुत सारे ऐसे राज्यों में बनेंगे जहाँ पे बहुत कम यानी जो सामाजिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे संकेत मिले हैं, बहुत कम ही विकास हुआ है, वहाँ पे भी इसको डेवलप किया जाएगा जिससे कि बच्चे वहाँ के भी इसका वहीं अपने आसपास ही एग्जाम दे पाए। दीज आर लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये जो उद्देश्य हैं ये काफी प्रशंसा के हैं कि ऐसा किया जा रहा है और इन काम के लिए किया जा रहा है, काफी अच्छी बात है, बस ये हो जाए अच्छी तरीके से। बट लेकिन इट इज रेलिवेंट टू पॉइंट आउट दैट as a share of the organized workforce central government employees appear to be declining। अगर बात की जाए जो एकदम मेन मुद्दा है जो मैं बता रहा था क्या, ये जो ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय का जो आजकल जो अगर शेयर बात की जाए देखा जाए वो लगातार क्या कम होते जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जो वैकेंसियां कम से कम 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 करती जा रही है। न्यू पोस्ट आर सैंक्शन पीरियडिकली बट ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड, यानी नई जो नौकरियों के लिए भर्तियां हैं वो तो सैंक्शन होती है टाइम टू टाइम कि हाँ इस पोस्ट के लिए हमें भर्ती लेनी है, इसके लिए इतने चाहिए, हमें जरूरत है, लेकिन
सबसे बड़ी समस्या होती है जो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेन अनफिल, की जरूरत तो है लेकिन उसको फिल ही नहीं किया जाता। With growing emphasis on transforming core railway services to the private sector, there may be fewer government jobs on offer in future. कहा जा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो ट्रांसफरिंग यानी ट्रांसफर कर रही है किस चीज को, रेलवे की जो सर्विसेज है किस में, प्राइवेट सेक्टर को जो दी जा रही है, तो चांसेस ऐसे बहुत ज्यादा अब सामने आ रहे हैं कि जो रेलवे में और गवर्नमेंट जॉब्स में फ्यूचर में बहुत कम ही नौकरियां रहेगी। अब हर कुछ तो प्राइवेट करने में लगी हुई है गवर्नमेंट। Moreover, jobs under the center, predominantly in the railway and defense sectors, constitute around 14% of public employment. और कहा जा रहा है कि अगर बात की जाए जो जॉब्स यानी केंद्र सरकार के अधीन जो आती हैं, जो रेलवे और जैसे डिफेंस के सेक्टर ही कंस्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी लगभग 14% जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, यानी 100 में से 14 लोग तो रेलवे में और डिफेंस में ही काम कर रहे हैं। विद द रेस्ट फॉलिंग विद इन द प्रीव्यू ऑफ स्टेट, और जो बाकी बचे हुए हैं वो काफी सारे क्या राज्यों की जो वैकेंसीज निकलती है उसके थ्रू काम करते हैं। रिफॉर्म मस्ट, सुधार तो बहुत जरूरी है, ये बात तो है। देयरफॉर, इसलिए हैव वाइडर रिच टू अचीव स्केल, हमें बहुत लंबे स्तर पे और बहुत सारी चीजों के तक पहुंच बढ़ानी पड़ेगी अपनी, जिससे हम कुछ हासिल कर पाए जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। रिक्रूटमेंट मस्ट बी मार्क्ड बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, यानी ये जो भर्ती की प्रक्रिया हो, ये एक सिस्टमैटिक जो वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, जो प्रक्रिया है उसके पालन के करने के बाद ही ये हो। वाइड पब्लिसिटी एंड ओपन कंपटीशन, और पूरी तरीके से हर किसी तक इसकी एक अवेयरनेस की तरफ पहुंचनी चाहिए और ओपन कंपटीशन होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर कट होने चाहिए। बिसाइड्स, बावजूद इसके वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, और जितनी भी जो बाधाएं आ रही है उन सभी को समाप्त कर देना चाहिए और उन सभी को हटा देना चाहिए। एज ए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर प्राथमिक तौर पे अगर हम देखें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, द NRA कैन पोटेंशियली कट डिले, सबसे जो बड़ा बात किया जाए कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको कोशिश करनी चाहिए जो नौकरियों में डिले होता है टेस्ट कंडक्ट करवाने में ही, उसके बाद उसके रिजल्ट आने में, उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट इंटरव्यू वगैरह की जो भी प्रक्रिया होती है और ट्रेनिंग वगैरह, तो सबसे पहला जो फोकस बताया गया है कि भैया जो इतना देर करते हो ना कि एक साल में एग्जाम हो रहा है, दूसरे साल रिजल्ट आ रहा है, तीसरे साल उसके मेंस हो रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू हो रहे हैं, उसके बाद उसके, तो ये सारी जो प्रक्रिया है जो देर करवाती हैं उन सभी को कट कर देना चाहिए, जो अननेसेसरी और फालतू का जो डिले होता है। विच आर ए फैमिलियर फीचर विद ए गवर्नमेंट, और ये क्या है, देर करने वाला और देरी से कुछ काम करने वाला गवर्नमेंट का एक फेमिलियर फीचर है। पोस्ट ट्रांसपेरेंसी, और जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। एंड अनेबल वाइडर एक्सेस, और बढ़ानी चाहिए वाइडर एक्सेस को। द एंटायर प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन मस्ट बी मॉडल, रेजिंग द बार ऑन स्पीड, एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी। कहा जा रहा है कि जो पूरी प्रक्रिया होती है विद्यार्थी को एक अवसर तक सिलेक्ट करने की, एक प्रकार से वो मॉडल की तरह काम करनी चाहिए कि हाँ हर कोई देख के समझ सके, अच्छा ये फॉलो स्टेप्स किए गए हैं, और एकदम क्या होनी चाहिए, स्पीड में होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें, और इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी के साथ में सब कुछ काम होना चाहिए। कहीं पे भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए और कहीं पे भी मिलीभगत नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी लोगों ने काफी कुछ अच्छा जाना होगा, काफी कुछ नया सीखा भी होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। और चलते चलते वी लर्न वी ग्रो, हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो गुड बाय।